हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम एक बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है मलेरिया। मलेरिया से रिलेटेड बेटा कई एग्जामिनेशन के अंदर जो है आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस टॉपिक को मैं आपको डिटेल से डिस्कस करूंगा। कई सारे फैक्ट वो भी बताऊंगा जो आप अभी तक भी नहीं जानते, यानी इसको पूरी डिटेल के साथ में मलेरिया को डिस्कस करूंगा आज के लेक्चर में। ठीक है, तो देखो मलेरिया जो है बेटा, ध्यान से सुनिएगा सभी बच्चे, सुनिएगा। ये प्रोटोजोआ जनित रोग होता है। प्रोटोजोआ जनित रोग, इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब है बेटा कि मलेरिया अगर किसी को होता है तो उसका कारण कोई ना कोई प्रोटोजोअन जंतु होगा, प्रोटोजोआ होगा। ठीक है, अब ये जो मलेरिया होता है बेटा, सबसे पहले मैं इसके उपनाम आपसे डिस्कस करूंगा जो शायद आप लोग नहीं जानते बेटा। इस मलेरिया के लिए दुर्वात शब्द भी काम में लिया जाता है। दुर्वात, वो भी इसी को कहते हैं, ध्यान रखना। अगर किसी एग्जामिनेशन में मलेरिया की जगह दुर्वात आ जाए तो भी इसी को कहते हैं बेटा। ये दलदली क्षेत्रों में ज्यादा होता है, इस वजह से इसको दलदली बुखार दैट इज मार्श फीवर कहते हैं। मार्श फीवर यानी मार्शी एरिया के अंदर दलदली क्षेत्रों में ज्यादा होता है बेटा लोगों को मलेरिया, व्यापक रूप से पाया जाता है। इस वजह से इसको दलदली बुखार कहते हैं। और कई जगह पर मलेरिया का शाब्दिक अर्थ बताया बैड एयर, इसको एक प्रकार की बुरी हवा बताया गया, बैड एयर। अगर आपको दिख रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, उसको बुरी हवा भी कहते हैं, बैड एयर। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने क्या बोला कि मलेरिया जो है एक प्रोटोजोआ की वजह से होने वाला रोग होता है। इस मलेरिया को बेटा दुर्वात भी कहते हैं, मलेरिया को दलदली बुखार भी कहते हैं, मार्श फीवर, क्योंकि जो मार्शी एरिया होते हैं, जहाँ दलदली क्षेत्र होते हैं, वहाँ के लोगों, जहाँ पानी भरा रहता है बेटा, वहाँ के लोगों में मलेरिया ज़्यादा होता है। और अगर इसका मतलब निकाले तो मलेरिया जो है बेटा, इसका मतलब होता है बैड एयर, दैट मीन्स बुरी हवा, ये इसका शाब्दिक अर्थ होता है। अब मलेरिया होता क्यों है? तो हमने कहा कि प्रोटोजोआ की वजह से होता है। यानी अगर मैं बात करूं इसका रोगजनक, इस मलेरिया का रोगजनक, ये लिखा हमने रोगजनक। रोगजनक को इंग्लिश में कहते हैं पैथोजन, पैथोजन। तो बेटा मलेरिया का जो रोगजनक होता है वो होता है दैट इज प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम। और सबको पता है कि प्लाज्मोडियम एक छोटा प्रोटोजोअन जंतु होता है। इसकी 4 जातियां काफी फेमस भी, जिनसे किसी ना किसी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। मैं लिख देता हूं, एक का नाम है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, जो सबसे आम जाति है, सबसे सामान्य जाति है वाइवेक्स। दूसरी है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। तीसरी है प्लाज्मोडियम ओवेल, और चौथी है बेटा प्लाज्मोडियम मलेरी, मलेरिया से मलेरी, ध्यान रखना। 4 जातियां हैं बेटा जिनसे किसी न किसी परीक्षा में क्वेश्चन जरूर आता है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरी। जरूर याद करें, इनसे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अच्छा, इनमें बेटा सबसे जो कॉमन स्पीशीज है वो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की होती है, सबसे जो सामान्य, हर जगह मिल जाती है। लेकिन पता नहीं किसी परीक्षा में पूछा था कि सबसे डेंजरस जो मलेरिया होता है वो इसकी वजह से होता है फैल्सीफेरम। इससे बेटा काफी मैलिग्नेंट यानी काफी डेंजरस मलेरिया होता है, और अगर इसका उपचार नहीं हो तो उस पर्सन की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो वंस अगेन मैं रिपीट कर दूं बेटा, फिर इसको इरेज करके हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, मलेरिया जिसको बैड एयर या बुरी हवा भी कहते हैं, इसके लिए दुर्वात शब्द भी काम में आता है। इसको दलदली क्षेत्रों में ज्यादा होने से दलदली बुखार या मार्श फीवर भी कहते हैं। मलेरिया एक प्रोटोजोआ जनित रोग होता है, यानी प्रोटोजोअन डिजीज होती है बेटा। और इसका जो रोगजनक होता है पैथोजन, वो होता है बेटा प्लाज्मोडियम। और प्लाज्मोडियम की 4 जातियां हैं जिनसे अक्सर किसी न किसी परीक्षा में क्वेश्चन आता रहता है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स,
प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम, प्लाज्मोडियम ओवेल और प्लाज्मोडियम मलेरिया। दो बातें और बोलिए कि सबसे कॉमन स्पीशीज जो वाइवेक्स और सबसे डेंजरस है बेटा फैल्सिफेरम। ठीक है बच्चों, अब देखो इसका वाहक, अगला लिखता हूं इसका वाहक। वाहक को इंग्लिश में कहते हैं बेटा कैरियर। यानी ये जो है बेटा प्लाज्मोडियम कैसे इंसान में पहुंचा, तो इसका जो वाहक होती है बेटा वो होती है मादा एनाफिलीज मच्छर। मादा एनाफिलीज मच्छर जो होती है बेटा वो इसका वाहक होती है, ध्यान रखना। यानी एक इंसान से दूसरे इंसान में मच्छर के काटने से होती है बेटा। आई बात समझ में? अगर किसी ह्यूमन बीइंग को मच्छर काटता है तो मलेरिया होने की संभावना मैक्सिमम रहती है। तो इसकी जो वाहक होती है कैरियर वो मादा एनाफिलीज, नर मच्छर को एडीज कहते हैं। नर मच्छर को एडीज कहते हैं जिससे डेंगू होता है, और मादा मच्छर के काटने से मलेरिया होता है बेटा। मादा एनाफिलीज के काटने से मलेरिया होता है। दोनों जगह बेटा बीमारियां करते हैं। नर की वजह से डेंगू होता है और मादा की वजह से मलेरिया होता है। कहीं अगर कंफ्यूज हो जाओ ना तो ये देखो हिंदी में म से मादा और मलेरिया, तो मादा की वजह से मलेरिया होता है। ठीक है साहब, अब बात करते हैं इसके परपोशी या होर्स की। परपोशी या होर्स, ये जो प्लाज्मोडियम रहता है वो किस किस में रहता है बेटा? तो इस प्लाज्मोडियम का जो परपोशी होता है बेटा, पहला परपोशी तो यही होती है मादा एनाफिलीज। मादा एनाफिलीज मच्छर, यानी फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, ये मच्छर होता है बेटा, ध्यान रखना, मादा एनाफिलीज मच्छर। और दूसरा परपोशी होता है इसका मनुष्य। ध्यान रखना, एक काम की बात बता रहा हूं जो अक्सर बच्चे ध्यान नहीं देते। इसकी जो मादा एनाफिलीज मच्छर होती है, इसके अंदर बेटा ये प्लाज्मोडियम जब इसके अंदर जाएगा तो लैंगिक जनन पूरा करता है, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। मच्छर के अंदर लैंगिक जनन करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, जो कि मैं थोड़ी देर में आपको बता दूंगा। और मनुष्य के अंदर जो है बेटा ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, यानी अलैंगिक जनन करता है। कई बार तो ऊपर से सीधा सा क्वेश्चन आता है, दिमाग में ये रहता है कि हाँ मुझे याद है, पर फिर भी क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ध्यान रखना, मादा एनाफिलीज मच्छर यानी फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के अंदर तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा ये प्लाज्मोडियम, और ह्यूमन बीइंग्स के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि नोट्स मेंटेन कर पाओ बेटा। इससे जो है काफी बेनिफिशियल आपको जानकारी मिलेगी। स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया तो मैं आगे बढ़ता हूं। देखो देखो बेटा, अगर मैं आगे चलूं तो अब अपन बात करते हैं इसके जीवन चक्र की। जीवन चक्र, और जीवन चक्र को कहते हैं लाइफ साइकिल। सर किसका लाइफ साइकिल पढ़ा रहे हो? मलेरिया पैदा करने वाले प्लाज्मोडियम का। प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल पढ़ा, प्लाज्मोडियम, इसका लाइफ साइकिल पढ़ा रहा हूं बेटा, जिसकी मैं 4 जातियां पढ़ा चुका हूं। देखो सुनना, डायग्राम में आपको नहीं बनाऊंगा क्योंकि राजस्थान बोर्ड की जो आरबीएससी की बुक से उनमें भी बना हुआ है। सर ये वीडियो देख करके उसको एक बार देख लेना बेटा, जिनको नहीं आता था उनको क्लियरिटी से समझ में आएगा। ठीक है बेटा, तो मैंने कहा कि प्लाज्मोडियम जो है बेटा ये जीवन चक्र कैसे पूरा करता है। ये अपना जीवन चक्र 2 जीवों में पूरा करेगा। एक तो होगा मनुष्य, ह्यूमन बीइंग्स, जो मैं बता चुका हूं, और आपको ये भी बोल चुका हूं कि हमारे अंदर बेटा ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। ठीक है, और यहां पर ये जो है मादा एनाफिलीज मच्छर, मादा एनाफिलीज मच्छर, इसके अंदर ये बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट करेगा, दैट मींस लैंगिक जनन पूरा करेगा। देखो वैसे जब मैं इसको बीएससी में पढ़ाता हूं ना तो मलेरिया को पढ़ाने में मुझे 2 दिन लगते, सिर्फ मलेरिया, है ना, क्योंकि वहां इसकी बहुत ज्यादा डिटेल है। लेकिन जो 12th लेवल पर या जो कंपटीशन लेवल पर जो क्वेश्चन बनता है वो इस लेक्चर से बेटा आपका कंप्लीट हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखो सबसे पहले क्या होगा बेटा,
कि मान लो कोई आपको मादा एनाफिलिस मच्छर काटती है, बाइट करती है, ठीक है सर, हम मार भी देते हैं सर कभी कभी उसको, फिर उसने काटा। जब वो काटेगी बेटा तो काटने के दौरान आपके ब्लड में बेटा वो स्पोरोजोइट को छोड़ देती है। स्पोरोजोइट कई परीक्षाओं में सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है कि स्पोरोजोइट क्या होती है। तो बेटा वो जब भी मादा एनाफिलिस मच्छर काटती है तो प्लाज्मोडियम की जो बेटा संक्रामक अवस्था होती है, इंफेक्शियस स्टेज होती है जिसको कहते हैं स्पोरोजोइट, उसको हमारे ब्लड में छोड़ देगी। ठीक है साहब, अब मच्छर तो बेटा उड़कर चला गया लेकिन हमारे ब्लड के अंदर काटने पर स्पोरोजोइट को छोड़ दिया। अब क्या होगा, अब होगा ये बेटा कि स्पोरोजोइट क्या होगा कि ब्लड के अंदर रन करेगी और ये स्पोरोजोइट जाकर के हमारे लीवर में चले जाएंगे। यानी मैं इंसान के अंदर बात कर रहा हूँ। तो हुआ ये कि सबसे पहले मच्छर ने हमें बाइट किया, काटा, और काटते ही ब्लड के अंदर स्पोरोजोइट को छोड़ दिया। ठीक है, अब ये स्पोरोजोइट बेटा ब्लड के थ्रू हमारे लीवर में पहुंचेंगे, यानी ब्लड के थ्रू हमारे लीवर में पहुंचेंगे। काटा, ब्लड में स्पोरोजोइट आ गए और ये ब्लड से पहुंच करके लीवर में। अब हमारे लीवर में तो कुफर कोशिकाएं होती है, वो तो किसी को भी मारकर खा जाती है बेटा, लेकिन होगा क्या, होगा ये बेटा कि वो क्या करेगा, स्पोरोजोइट अपने चारों तरफ एक सिस्ट बना लेगा, पट्टी बना लेगा और हमारे लीवर में चला गया। वहां जाकर के बेटा ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। यूं सोचो कि लीवर में ऐसे चला गया और अपने चारों तरफ सिस्ट बना ली और इसने अपनी संख्या बना ली इस स्पोरोजोइट ने। लीवर की कोशिकाओं के अंदर जो ग्लाइकोजन रहता है उसको खाएगा, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज को लेगा वजन के रूप में और अपनी संख्या बढ़ा लेगा। अब लीवर के अंदर गया तो एक या दो स्पोरोजोइट थे लेकिन बेटा लीवर में खूब सारे हो गए। अब क्या होगा, ये यहाँ से फट जाएगी और ये सारे के सारे केंद्र बाहर आ जाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि लीवर में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया, अलैंगिक जन्म दिया। अब कुछ स्पोरोजोइट तो लीवर में रह जाते हैं, बाकी बेटा निकल करके ब्लड में आ जाते हैं। अब ब्लड में आते ही आरबीसी के अंदर एंटर करते हैं। ब्लड में आने के बाद में वापस लीवर से निकल करके आरबीसी में प्रवेश करते हैं। और आपको पता है हमारे अंदर जो बेटा ब्लड को इधर से उधर पहुंचाती है, या यूं कह दो कि ब्लड में जो सबसे ज्यादा है गैसों को पहुंचाती है वो आरबीसी होती है। हुआ क्या, ये जैसे ही बेटा आरबीसी में प्रवेश करेंगे इनकी वजह से आरबीसी क्षतिग्रस्त होने लगेगी, नष्ट होने लगेगी, और आरबीसी के नष्ट होने की वजह से, फटने की वजह से हमें टिकुलन लगती है। तो मलेरिया जिसको होता है वो शीतलिंग होती है ना, ठंड लगती है, उसका कारण यही होता है बेटा कि वो लीवर से निकल करके जब अवस्था बेटा स्पोरोजोइट जब ब्लड में जाती है तो आरबीसी फटने लगती है, नष्ट होती है। और वो नष्ट होने की वजह से होता क्या है, उस नष्ट होने की वजह से जो है बेटा दैट इज ये हमारे अंदर टिकुलन लगती है। तो कई बार बच्चों को नहीं पता रहता कि शीतलिंग क्यों होती है, ठंड क्यों लगती है, तो आरबीसी के डिस्ट्रॉय होने की वजह से हमें ठंड लगती है। और इसी दौरान ब्लड में कुछ कण बनते हैं बेटा जिनको कहते हैं हीमोजोइन कण। हीमोजोइन कण, तो आरबीसी नष्ट हुई, ब्लड के अंदर हीमोजोइन कण बनेंगे, हमें टिकुलन लगेगी। क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, बुखार भी आता है बेटा, जोड़ों के अंदर दर्द रहता है, सिर दर्द होता है, ये मलेरिया के सिम्टम्स ऐसे नहीं कि ठंड रखे, बुखार भी आएगी बेटा, क्योंकि मैंने शुरू में ही बोला था इसको दलदली बुखार कहते हैं। तो ये सुनो, हीमोजोइन कण बनेगी, आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, टिकुलन, और 2-3-4 दिन के गैप में, ऐसे नहीं 2-3-4 दिन के गैप में बहुत तेज बुखार आता है। अगर डॉक्टर के नहीं जाओगे ना 15-20 दिन तक तो व्यक्ति से पड़ा रहेगा तो मलेरिया से मर भी जाता है। आई बात समझ, इस बात को ध्यान रखना। नेक्स्ट, अब क्या होगा कि वो अवस्था बेटा ब्लड के अंदर आ चुकी है। अब मान लो वो जो संक्रमित व्यक्ति है, जो बीमार व्यक्ति है, रोगी व्यक्ति है, कोई दूसरी मादा एनाफिलिस मच्छर आई और आकर के उसका खून पी लिया गलती से, रोगी नहीं, नॉर्मल एक फ्रेश मादा एनाफिलिस आकर के उसका खून पी लिया। अब उसका जैसे वो खून पीती है बेटा, 1 मिनट रुके, तो जैसे वो उसका खून पिएगी, जैसे वो उसका खून पिएगी उसके साथ ही वो स्पोरोजोइट जो है, स्पोरोजोइट बेटा उसके अंदर चले जाएंगे, मादा के अंदर। लेकिन ध्यान रखना, यानी मनुष्य के अंदर तो उसने अपना काम कर दिया, लीवर में चला गया, ब्लड में चला गया, आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब कोई भी मादा एनाफिलिस जब बेटा ब्लड को पिएगी तो वो गैमीट, यानी अब ये काम तो हो गया खत्म, अब इसके अंदर उसके गैमीटोसाइट चले जाएंगे, गैमीट चले जाएंगे।
खून पिएगी ना तो ब्लड के साथ वो चले गए। अब ब्लड के साथ जाकर के वो गेमीट उस मच्छर के अंदर होगा लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो गेमीट जाकर के उस मच्छर की आंत में इंटेस्टाइन में जाकर के मिल जाएंगे। और आप तो जानते हो बेटा, जब भी बेटा गेमीट मिलते हैं, आपको पता है नर युग्मक और मादा युग्मक गेमीट मिलते हैं तो जाइगोट बनता है, और जब भी जाइगोट बनता है तो वो लैंगिक जनन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो मच्छर की इंटेस्टाइन के अंदर तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ और मनुष्य के लीवर के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ। ठीक है, अब जब जाइगोट बनेगा तो उस मच्छर के अंदर बात करो, जब मच्छर के अंदर जाइगोट बनेगा तो उसका विभाजन होगा और वापस से स्पोरोजोइट बनकर उस मच्छर की लार में आ जाएगी। उस जाइगोट बना, उसके बाद में फिर से स्पोरोजोइट बनेंगे और उसकी लार ग्रंथियों के अंदर, उस मच्छर के अंदर लार ग्रंथियों में स्पोरोजोइट इकट्ठे हो जाएंगे बेटा। ठीक है, अब अगर इसमें गलती से भी किसी को काट लिया तो वापस से वो स्पोरोजोइट जाएंगे और इस तरीके से जीवन चक्र दोहरा लेंगे, उसको भी मलेरिया हो जाएगा। तो दो परपोषी, एक तो मनुष्य होगा जहां एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक मादा एनाफिलिस जहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। अरे हाँ, ठीक है बेटा, तो इसका जीवन चक्र आप डायग्राम देख लेना, सभी किताबों में दे रखा है, राजस्थान बोर्ड की में भी और एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 8 में है, और राजस्थान बोर्ड के लास्ट की जो बेटा चैप्टर नंबर 41 42 है वहां पर है। ठीक है बेटा, चलो इरेज करता हूं। अब बात करते हैं इसके लक्षण। लक्षण बोले तो सिम्टम्स, मलेरिया के क्या क्या लक्षण है? लक्षण यानी सिम्टम्स। देखो बेटा, एक तो इसमें टिटोरन होती है, टिटोरन इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी बेनिफिशियल है, शिवरिंग होती है, ठंड लगती है बेटा। एक तीव्र बुखार, तेज बुखार आता है, एक्यूट फीवर होता है 2-2 3-3 दिन के गैप में, हेडेक यानी सिर दर्द होगा, हेडेक होगा। इसके अलावा घुटनों में दर्द यानी मसल्स पेन, पेशियों में दर्द होगा, घुटनों में पेन होगा, टिटोरन, शिवरिंग, ये सब कुछ सिम्टम्स होते हैं मलेरिया के, ठंड लग करके बुखार आना। अब आपको एक चीज बताऊं बेटा, इसको अगर आपको मान लो बचना है तो सबसे पहली बात तो 2-3 चीजों को तो आपको फॉलो करना है। डॉक्टर के पास तो जाना ही बेटा, अगर किसी को रोग हो गया, बीमारी हो गई तो, लेकिन ध्यान रखें अपने आसपास पानी इकट्ठा नहीं होने दे बेटा, यानी पानी कूलर वगैरह में, नाली वगैरह में। क्यों? अगर मान लो वहां इकट्ठा होगा तो मच्छर पनपेंगे, और मच्छर पनपेंगे, खाएंगे बेटा किसी को तो मलेरिया होने की संभावना रहती है। तो क्या करें, अगर पानी भरा रहता है उसमें डीडीटी का छिड़काव कर दें। केमिस्ट्री में आएगा आपके डीडीटी, पैराडेश डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथिलीन, डीडीटी छिड़क दो। इसके अलावा गैमेक्सी ये छिड़क दो। और सर ये तो हम जानते ही डीडीटी और गैमेक्सी, अरे बेटा केरोसिन ही डाल दो, मिट्टी का तेल, केरोसिन, तो बेटा इनको डाल दोगे तो मच्छर मर जाएंगे। अच्छा, आपको एक लोचा, साइंटिफिक लोचा बताओ, केरोसिन डालने से क्या होता है, उस पानी का प्रेशर तनाव घट जाता है, सरफेस टेंशन, और मच्छर डूब के मर जाते हैं बेटा। यही बात समझ। या फिर एक और तरीका है बेटा, अगर कहीं आपके आसपास ज्यादा ही पानी भरा रहता है तो एक मच्छी बता रहा हूं मैं, मच्छी ध्यान रखना, गेम्बूशिया, ये मच्छी क्या करती है, उस पानी में छोड़ दो, ये मच्छरों के लार्वा को खा जाती है, मच्छर पनपने नहीं देगी। बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ये मछली क्या करती है, मछली का नाम है गेम्बूशिया, उस पानी में छोड़ दो, परमानेंट बना रहता है, वो मच्छरों को खा जाएगी बेटा। या तो पानी में भरने दो, भर गया उसमें ये ऐड कर दो, नहीं तो उस मछली को डाल के छोड़ दो। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं उपचार कैसे किया जाए, तो बेटा ध्यान रखना, एंटीमनी एसबी, एंटीमनी से युक्त औषधियां लेनी चाहिए, एंटीमनी से युक्त औषधियों का सेवन करना चाहिए। सर कौन कौन सी औषधियां हैं, सबने सुन रखा है बेटा, कुनेन, क्लोरोक्विन, इन दवाइयों का सेवन दिन में 2-3 बार करना चाहिए, क्लोरोक्विन इनका सेवन करना चाहिए बेटा। अरे यस और नो, ध्यान रखना बेटा। इसके अलावा एंटीमनी से युक्त औषधियां जैसे कुनेन, क्लोरोक्विन, इनका सेवन करना चाहिए। अरे यस और नो। नेक्स्ट, पानी नहीं भरना चाहिए आसपास बेटा, इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। यस और नो। फल सब्जियां हैं उनको धोकर वगैरह के खाना चाहिए बेटा। तो ये आज का टॉपिक था हमारा मलेरिया। कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बेटा वीडियो कैसा लगा, ठीक है। और अगर तुम्हें किसी लेक्चर के ऊपर नोट चाहिए हो या टॉपिक पे पढ़ना हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, ठीक है। थैंक्स।